तो आज अपन पढ़ रहे हैं क्या, पाचन। ठीक है, तो देखो पाचन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखो हमने जब जीवों की विशेषताएं भी देखी थी और उन जीवों की विशेषताओं में ये बात की थी कि जीवों में एक तो क्रिया होती है किसकी, उपापचय की। अगर जीव है तो उसमें क्रिया हो रही होगी काय की, उपापचय की, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होगी। दूसरा हमने उस विशेषता में देखा था कि क्या जरूरत होती है, जीवों को पोषण की जरूरत होती है। ठीक है, किसी भी जीव को जिंदा रहना है तो उसको जरूरी है, जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है, वृद्धि के लिए भी जरूरी है, विकास के लिए भी कि वो कुछ खाए। और जो खाएगा अनसर्ट चीजें तो खाएगा नहीं, खाएगा तो भोज्य पदार्थ के रूप में वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा, इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन करेगा उन खाद्य पदार्थों का जो उसके शरीर की वृद्धि करने के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं का विकास करने के लिए और जिंदा रहने के लिए क्या हो, जरूरी हो। तो ऐसा करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, जिस पदार्थ की जरूरत होती है, उन पदार्थों को कहा जाता है क्या, पोषक पदार्थ। क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ। ठीक है, तो हम ऐसा, अब ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, इन्हीं पोषक पदार्थों जैसे ये जो पोषक पदार्थ है, ये पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से हम इन पोषक पदार्थों को लेते हैं। ठीक, एक तो हम इसमें लेते हैं क्या, कार्बनिक पदार्थ। क्या, कार्बनिक पदार्थ। तो एक हम लेते हैं क्या, अकार्बनिक पदार्थ। तो बात समझ में आ रही है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी है उसको पोषण दें। और पोषण जो होता है, हम पोषण लेते हैं कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों के रूप में, यानी जो भोज्य पदार्थ हम लेते हैं तो उन्हीं भोज्य पदार्थों को बोला जाता है पोषक पदार्थ। अब जो पोषक पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। अगर हम कार्बनिक पोषक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पोषक पदार्थ में हम क्या क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर हम कार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं क्या, वसा। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं क्या, प्रोटीन। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं फाइबर। अगर हम कार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं क्या, विटामिन। ठीक, अकार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं जल और अकार्बनिक की बात करें तो हम लेते हैं खनिज। मतलब इतनी चीजें हम अपने भोज्य पदार्थों में लेते हैं। अब ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ये भोज्य पदार्थों को सीधा हम जो भी खा रहे हैं, जैसे आप रोटी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, या फिर फ्रूट खा रहे हैं, या कोई अन्य चीज खा रहे हैं, तो वो सीधी जाके शरीर को क्या नहीं होती, शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाए, ऐसा करने के लिए शरीर के अंदर एक यंत्र होता है, एक तंत्र होता है जो आपके द्वारा या हमारे द्वारा या जीवों के द्वारा अंतर्ग्रहित किए गए भोजन को शरीर के अनुकूल क्या करता है, परिवर्तित करता है, उनके रूपों को बदलता है, जो अवयव होते हैं उन्हें विलेय में बदलता है। और इसके लिए एक पूरा तंत्र मानव शरीर के अंदर होता है या जीवों के अंदर होता है। उस पूरे तंत्र को कहा जाता है क्या, पाचन। बात आ रही है समझ में, और हमें यही पढ़ना है क्या, पाचन तंत्र। अब देखो इसमें से ज्यादातर जो पदार्थ हैं वो कौन से, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनको बोला जाता है क्या, गुरु पोषक तत्व, या फिर कहा जाता है क्या, मैक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब इनकी जरूरत शरीर के अंदर ज्यादा होती है और इनको कहा जाता है क्या, लघु, या फिर कहा जाता है क्या, माइक्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जब हम न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उसमें इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस केवल ये बताया है कि पाचन तंत्र की जरूरत क्या है और पाचन तंत्र क्या है। तो जीवों को जिंदा रहना है तो खाना है, तो खाने को परिवर्तित भी करना पड़ेगा शरीर के अंदर, तभी वो शरीर क्या कर पाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ऐसा करने के लिए जो तंत्र, जो सिस्टम मानव शरीर के अंदर मौजूद होता है उसे कहा जाता है क्या, पाचन। ठीक, आप देखो ये जो पोषण है, इस पोषण के क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ये तो हो गए पोषक पदार्थ। अब पोषण के क्या होते हैं, स्तर होते हैं। ठीक है, तो देखो पोषण जो है, इस पोषण के स्तर होते हैं। अब इस स्तर में क्या क्या आता है, तो इस स्तर में पहला आता है अंतर्ग्रहण। क्या आता है, अंतर्ग्रहण, यानी इंजेक्शन करना।
आप जो भोजन को खाओगे, अंदर लोगे, वो अंतर्ग्रहण। फिर दूसरे नंबर पर पोषण में जो आता है वो होता है क्या? पाचन। क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण के बाद क्या होता है? समांगीकरण। और समांगीकरण के बाद क्या होता है? मल त्याग। ठीक है, मतलब आपने पहले इंजेक्शन किया, फिर क्या होगा? डाइजेशन होगा, फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा, फिर क्या होगा? एस्युलेशन होगा, फिर क्या होगा? डिफेक्शन होगा। मतलब अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, समांगीकरण और मल त्याग, ये क्या है? पोषण के स्तर है। और हम जो भी खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें इतने चरणों से होके क्या होती है? गुजरती है, तब जाके हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर के काम आता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि आप इसको बुरा लो और तुम्हें काम नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, जैसे आप अगर गन्ने को निकालोगे, पेरोगे, तो गन्ने का जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर हो जाएगा और आप जूस पी लोगे। लेकिन जूस भी जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। उसकी चीजों को अलग अलग करेगी, जो उसको जरूरत की चीजें होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी चीजों को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। तो ये सारी क्रिया जिसके अंदर हम पढ़ते हैं वो होते हैं क्या? पोषण के स्तर। अब इस पोषण के स्तर में पहली चीज ये है क्या? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का क्या मतलब है? मतलब बाहर कार्बोहाइड्रेट या ये पूरे आपके कार्बनिक और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, ये बाहर रखे रखे तो आपके पेट में जाएंगे। क्या फल फ्रूट्स को देखते रहो और आपकी कोशिकाएं परिपक्व होती रहे और आपकी कोशिकाएं विकसित होती रहे, ऐसा तो होगा नहीं। हमें ये करना पड़ेगा कि इन पदार्थों को हमें अंतर्ग्रहित करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो पहली जो क्रिया होती है पोषण के चरण में, उसे कहा जाता है क्या? अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण, अब देखो, जब हम भोजन को मुंह में खाएंगे, चबाएंगे और चबाने के बाद अंदर ले जाएंगे, तब क्रिया शुरू होगी किसकी? पाचन की। तो अंतर्ग्रहण में हम केवल इतना करेंगे कि भोज्य पदार्थों को मुख गुहा के अंदर रखना, उनको चबाना और उन्हें अंदर तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। जब बात आती है किसकी? पाचन की, तो पाचन की क्रिया क्या होती है? पाचन की क्रिया होती है कि जो भी हमने अगले ठोस पदार्थ खाए हैं, आप सॉलिड फॉर्म में भी खाते हैं, आप लिक्विड फॉर्म में भी खाते हैं, पाउडर फॉर्म में भी खाते हैं, जो भी खा रहे हैं वो हर चीज हम कहें कि हम किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी फूड खा रहे हैं, तो उस फूड के खाने के बाद जो अगले फूड थे, यानी अगले पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक क्रियाओं के द्वारा, जिसमें विलेय पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब ये होता है कि हम जो भी खा रहे हैं उसको विलेय पदार्थों में तब्दील होना उसका, और शरीर के जो अंग हैं उनके काम में आने लायक बना देने की क्रिया को कहा जाता है क्या? पाचन। तीसरे चरण में क्या होता है? अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण का मतलब होता है कि जो भोजन पच चुका है, अब उस पचे हुए भोजन से जो शरीर पे जरूरत उसको लगा के ये चीजें हमें जरूरी है, तो वो उनको बदल देगी। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में बदल सकती है, तो ग्लाइकोजन में बदल सकती है। ठीक है, वो क्या है? प्रोटीन, अमीनो अम्ल में बदल सकती है। तो सबको बदलकर रक्त में मिलने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है अवशोषण। जो भी खाया रक्त में मिल गया वो कहलाता है अवशोषण। अब जो भोज्य पदार्थ हमने अंतर्ग्रहित किए थे, जिनका पाचन हो गया है और जो अवशोषित हो गए हैं, अब ये भोज्य पदार्थ क्या होंगे? रक्त में मिल चुके हैं और रक्त में मिलने के बाद ये कोशिका तक जाते हैं और कोशिका के अंदर कोशिका जो काम कर रही है, कोशिका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रही है, उस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में जाके क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो कोशिका अपनी इससे रिपेयरिंग कर लेती है, कोशिका अपना विकास कर लेती है, कोशिका अपनी मरम्मत कर लेती है। तो वो क्रिया क्या कहलाती है? समांगीकरण। मतलब एसिमिलेशन कहलाती है कि हमने जो भी खाया है, जो भोजन पाचन हुआ है भोजन का, या इसका अवशोषण हुआ है, तो जब रक्त में मिलकर अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका तक पहुंचने के बाद कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य में पूरी तरीके से मिल जाता है और कोशिका की जो डैमेज कोशिका हुई है उसको खुद को रिपेयर कर लेती है और तैयार हो जाती है खा पी के, उसी को कहते हैं क्या? समांगीकरण। और फिर जब शेष जो चीजें बचती हैं वो कहलाता है क्या? मल त्याग। तो ये पूरे चरण है किसके? पोषक पदार्थों के पोषण के
स्तर के। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, अंतर्ग्रहण। ठीक है, कि अंतर्ग्रहण क्या है। तो देखो अंतर्ग्रहण में अगर हम ये देखें कि ये जो पूरा अंतर्ग्रहण की क्रिया है कि अंतर्ग्रहण की क्रिया है यहाँ से लेके यहाँ तक की क्रिया मानव शरीर में कितने अंगों में विभाजित होती है, तो दो भागों में। कितने भागों में विभाजित होती है, दो भागों में। तो हम ये कहेंगे कि जो पूरा पाचन तंत्र है उस पूरे पाचन तंत्र को दो भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, दो भाग हैं किसके, मनुष्य के पाचन तंत्र के। ठीक है, इसका एक भाग कहलाता है क्या, आहार नाल। एक भाग क्या कहलाता है, आहार नाल। ठीक है, और इसमें जो दूसरा भाग होता है वो होती है पाचक ग्रंथियां। क्या होती है, पाचक ग्रंथियां। ठीक है, तो दो भागों में पूरा मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है, विभाजित होता है। एक आहार नाल होती है और एक क्या होती है, पाचक ग्रंथियां होती है। जो आहार नाल होता है, इस आहार नाल से क्या होता है, भोजन अंदर लिया जाता है और इसी के अंदर भोजन का अपशोषण होना है, पाचन होना है, समांगीकरण होना है और मलत्याग होना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आहार नाल है वो मुख द्वार से लेकर मल द्वार तक क्या होती है, विस्तृत होती है। और पूरी आहार नाल की जो साइज होती है वो लगभग कितनी होती है, 33 फीट होती है। ठीक है, 33 फीट की आहार नाल मानव शरीर के अंदर होती है, या कहें तो 9 से 10 मीटर के बीच आहार नाल होती है काय के अंदर, मानव शरीर के अंदर। आहार नाल की साइज कितनी है, 33 फीट। तो इस आहार नाल के अंदर ही सारी क्रियाएं संपादित होना है और इसमें वो ग्रंथियां होंगी जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करेंगी। ठीक है, जो हार्मोन्स निकालेंगी, जो पाचन के लिए क्या होगी, जरूरी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसकी, अंतर्ग्रहण की। के अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं। तो हमने बोला कि अंतर्ग्रहण में भोज्य पदार्थों का क्या किया जाता है, खाया जाता है, उन्हें चबाया जाता है। तो अंतर्ग्रहण में जो अंग मानव शरीर का इंपोर्टेंट होता है वो होता है क्या, मुख गुहा। वो क्या होता है, मुख गुहा। इस गुहा शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका मुंह ही क्या है, मुख गुहा है। ठीक है, अभी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे तो समझ आ जाएगा। आप मुंह से आप चीजों को खा रहे हैं तो ये अंतर्ग्रहण में मदद करता है। और मुख गुहा के अंदर दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक तो दांत हमें वहां देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा हमें वहां देखने को मिलती है क्या, जीवा। मतलब हम जो भोजन खा रहे हैं इस पूरे भोजन को चबाने के लिए, इस पूरे भोजन को उलट पुलट करने के लिए, इस पूरे भोजन को मिक्स करने के लिए जीभ काम करती है। और मुख में जो भोजन आपने खाया है उसको चबाने का काम कौन करते हैं, दांत करते हैं। तो पहली बात ये आ गई हमारे पास कि हम जब भोजन का अंतर्ग्रहण करेंगे तो शुरुआत कहां से होगी, मुख गुहा से होगी। अब ये जो मुख गुहा है इसमें दांतों का काम क्या है, तो देखो दांतों का काम है भोजन को क्या करना, खींचना या चबाना। और इसके बहुत सारे काम हैं, जीवा के बहुत सारे काम हैं। जीवा का एक काम तो ये है स्वाद लेना। जीवा का एक काम क्या है, स्वाद लेना। दूसरा जीवा का काम है कि जो भी आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है उसको लसलसा बनाना, हालांकि वो लाल बनाती है। हम कह सकते हैं कि भोजन को क्या करना, मिक्स करना, या फिर उसको भोजन को क्या कर देना, मिश्रित कर देना। ठीक है, और भोजन को उलट पुलट करने का काम भी किसका है, जीवा का है। ठीक है, तो उलट पुलट भी करती है क्या, जीवा। स्वाद भी देती है क्या, जीवा। तो पहले हम मुख गुहा से निपट लें, फिर अपन पाचन की चर्चा करेंगे। तो देखो जरा, अब यहाँ से कुछ प्रश्न पेपर में आते हैं, जैसे दांतों को लेकर प्रश्न आते हैं। तो हम दांतों की अगर चर्चा करें तो दांत क्या होते हैं, दांतों का जो अध्ययन है वो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो देखो ओडोंटोलॉजी कहलाता है दांतों का अध्ययन। तो दांतों के विकास को क्या कहते हैं, ओडोंटोजेनेसिस। ठीक है, तो ओडोंटोजेनेसिस क्या है, दांतों का विकास होने की क्रिया को कहा जाता है। और ओडोंटोलॉजी किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि ओडोंटोलॉजी कहा जाता है किसको, दांतों के अध्ययन को। ठीक है, अब दांतों के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें कि दांतों की उपस्थिति के आधार पर दांत जीभ कितने प्रकार के होते हैं।
तो जीवों में जो दांत पाए जाते हैं, तो जीवों को अगर ये देखें कि दांतों के आधार पर जीव कैसे होते हैं, एक होते हैं क्या, एक बार दंती। क्या होते हैं, एक बार दंती। ठीक है, एक बार दंती का मतलब क्या है, ये मोनोफियोडोंट होते हैं, यानी इनके जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आते हैं। जैसे जो भी जानवर होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनके जीवन में एक बार क्या आते हैं, दांत आते हैं। उनको कहा जाता है क्या, एक बार दंती, या फिर मोनोफियोडोंट कहा जाता है। किसको, एक बार दंती, जिसके जीवन काल में एक बार दांत आते हैं। एक वो होते हैं जिनके जीवन काल में कितने, दो बार दांत आते हैं, तो इनको कहा जाता है द्विबार दंती या डायोफियोडोंट कहा जाता है। जैसे कि मानव, हमारे जीवन में दो बार क्या आते हैं, दांत आते हैं। एक होते हैं विषम दंती। ठीक है, कैसे, विषम दंती। ठीक, तो देखो एक बार दंती, द्विबार दंती और विषम दंती। तो द्विबार दंती जो होते हैं, द्विबार दंती जो होते हैं, इन द्विबार दंतियों में क्या हो रहा है, दो बार दांत आ रहे हैं। एक बार दंतियों में एक बार दांत आ रहे हैं। विषम दंती का क्या मतलब है, विषम दंती का मतलब होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब ये कि जब मतलब नहीं होता हेटेरोडेंट, कहते हैं इंग्लिश में हेटेरोडेंट, मतलब तो ये होता है कि हमारे जैसे दांत हैं, तो प्रत्येक दांत अलग अलग कामों के लिए, जब दांत मानव शरीर के अंदर या किसी जीव जंतु के अंदर होते हैं, उन्हें कहा जाता है विषम दंती। ठीक है, इसका मतलब ये कि विषम दंती जो दांत होते हैं वो अलग अलग काम के लिए अलग अलग दांत होते हैं। द्विबार दंती जीवन काल में दो बार आने वाले दांत दो बार आते हैं, जिन जीवों में उन्हें द्विबार दंती कहते हैं, और जिनके जीवन काल में एक बार आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक बार दंती कहा जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मानव की, इसलिए हम एक बार दंती तो है नहीं, हम कैसे हैं, विषम दंती हैं और द्विबार दंती हैं। ठीक है, मतलब ये कि हमारे जो दांत हैं जीवन काल में दो बार आते हैं, और हमारे शरीर में, मुख में जो दांत हैं वो विषम दंती है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग दांत हैं। अब जो द्विबार दंती दांत होते हैं, इन द्विबार दंती दांतों में दो बातें होती हैं। एक तो दांत होते हैं अस्थायी, एक दांत कैसे होते हैं, अस्थायी, और एक दांत कैसे होते हैं, ठीक। तो एक होते हैं अस्थायी दांत, एक होते हैं स्थायी दांत। अस्थायी दांतों का उपनाम है क्या, दूध के दांत। इनको क्या कहा जाता है, दूध के दांत। और इन्हें क्या आएगा, कहा जाएगा स्थायी दांत, स्थायी दांत। ठीक है, तो ये दूध के दांत होते हैं, ये कमजोर होते हैं, और ये क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, तो मानव के जीवन काल में दो बार दांत आते हैं, इसीलिए मानव क्या है, द्विबार दंती है। जो अस्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है कितनी, 20, और जो मजबूत दांत होते हैं एक वयस्क में, इनकी संख्या होती है कितनी, 32। ठीक है, तो द्विबार दंती में दो बार दांत आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं, जो प्रारंभिक शुरुआत में उनको दूध के दांत कहा जा रहा है, वो अस्थायी होते हैं, कमजोर होते हैं। दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं 4 माह से लेके दाना शुरू होते हैं, और वो 2-2.5-3 साल तक क्या होते हैं, दांत आ जाते हैं पूरे, किसके, दूध के दांत। और दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। ये 20 दांत हैं जो जीवन काल में दो बार आते हैं। 32 दांत दो बार नहीं आते, दो बार केवल 20 दांत आते हैं, और बाकी जो दांत होते हैं 12, ये वयस्क में क्या होते हैं, आते हैं। यानी जो प्रीमोलर ना होके जो मोलर दांत होते हैं, वो मोलर एक ही बार आएंगे। ठीक है, लेकिन जो 20 दांत है, ये 20 दांत मानव के जीवन काल में दो बार आते हैं। अगर ये प्रश्न पूछे कि कितने दांत ऐसे होते हैं जो मानव जीवन में दो बार आते हैं, तो 20 दांत होते हैं जो दो बार आते हैं, और ये 20 दांत क्या कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। ठीक, अब देखो विषम दंती का क्या मतलब है। विषम दंती का मैंने बताया कि विषम दंती का मतलब है अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्या होंगे, दांत होंगे। तो देखो जरा विषम दंती में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जबड़ा अगर आप बना लें, मानव शरीर का मान लो ये जबड़ा है, ठीक है। अब इस जबड़े में क्या होंगे, दांत होते हैं। अब इस जबड़े में जो दांत हैं, इस जबड़े में तो देखो अगले ये वाले दांत होंगे कुछ ऐसे होते हैं, हाँ या ना। इनकी संख्या होती है 4। जो 4 दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको हिंदी में तो कहा जाता है क्या, कृंतक, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कैनाइन। कैनाइन नहीं, इंसाइजर। क्या कहा जाता है, इंसाइजर।
तो इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर इंसाइजर के पास, इंसाइजर ये आगे वाले जो दांत हैं अपने, इनको कहा जाता है इंसाइजर। इससे एक प्रश्न ये भी आता है कि मानव के जीवन में आने वाले प्रारंभिक दांत कौन से हैं? तो दूध के दांत तो हैं, लेकिन दूध के दांतों में भी जो सबसे पहले आते हैं वो है क्या? इंसाइजर। इंसाइजर का मतलब कृंतक, कृंतक का मतलब काटने वाले। तो ये दांत काटने के काम आते हैं। ठीक है, मतलब आप जिसको भी काटोगे तो आप बगल से भी काटोगे, आप इन दांतों का क्या करोगे? प्रयोग करोगे। तो ये सिर्फ मतलब लोगों को काटने के लिए नहीं, भोजन को काटने के लिए ये क्या आते हैं? काम आते हैं। आपको कोई भी अगर सेब खा रहे हो तो सेब बगल से खाते हो या सामने से खाओगे? गाजर खा रहे हो, सेब खा रहे हो, चुकंदर खा रहे हो या प्याज खा रहे हो, यही से काट दोगे। तो ये जो दांत होते हैं, ये दांत क्या होते हैं? काटने के काम आते हैं। इन्हें हिंदी में कहा जाता है कृंतक और कहा जाता है इंसाइजर। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 4। ठीक है, तो इंसाइजर की संख्या कितनी होगी? 4। लेकिन 4 है निचले जबड़े में। अब एक जबड़ा ऊपर भी है, तो 4 गुणा कितने हो जाएंगे? 8। तो कुल मिलाकर 8 है क्या? इंसाइजर। ठीक है, तो 4 है निचले जबड़े का संख्या, ऊपरी भी जबड़ा है, तो 8 हो गए क्या? इंसाइजर। अब देखो बगल से इस तरीके के क्या है राक्षसों वाले दांत, इनको कहा जाता है हिंदी में क्या? रजना। इनको क्या कहा जाता है? रजना। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कैनाइन। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कैनाइन। तो कैनाइन किसके काम में आता है? ये जो देखो बगल में ये वाला था, ये वाला दांत, ये दांत और ये दांत। अब ये इसीलिए काम में आते हैं कि ये दांत है किनके लिए? मांसाहारी लोगों के लिए। ठीक है, मांसाहारी जीवों के लिए। किसके लिए है? मांसाहारी जीवों के लिए। तो जो ज्यादा मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हुआ, कुत्ते हुए, जो ज्यादा मांसाहारी है, मतलब क्या कहते हैं उच्च मांसाहारी जो होते हैं, उन जीवों में इनका साइज बड़ा होता है। आप देखो शेर में ये यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं, बिल्ली में भी ये थोड़े से मतलब लंबे होते हैं, कुत्ते में लंबे होते हैं। तो जो मांसाहारी है, उच्च मांसाहारी, उनमें इनका क्या होता है? विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि कहा पे कुदरत तैयार हुए। ठीक है, उसने इनके दांतों को इसलिए इतना पहना और इतना बड़ा किया कि इन्हें मांस खाना है, तो ये चीरा फाड़ी के काम आने वाले क्या है? दांत हैं, जो कृंतक थे ये काटने के काम आ रहे थे, और रत्नक काय के काम आते हैं? चीरने फाड़ने के काम। आप लोगों ने मीट मटन खूब सूता होगा तो आपने जो लेग पीस जब आपने ऐसे वैसे किया, तो आपने यहाँ से ना करके इन दांतों का ही क्या किया होगा? प्रयोग किया होगा। तो यहाँ से दांतों का प्रयोग किया जाता है काय के लिए? काट चीरने फाड़ने के लिए। तो ये जो कैनाइन है, अब देखो कैनाइन की संख्या कितनी है? 2। लेकिन 2 तो है निचले जबड़े में, लेकिन 2 ही ऊपर वाला, एक ऊपर वाला जबड़ा भी है। तो कुल मिलाकर कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? 4। कैनाइन की संख्या कितनी हो गई? 4। अब देखो इसके बाद रत्नक के बाद स्टार्ट हो जाते हैं क्या? 1 2 1 2। ठीक है, ये कितने हो? ये क्या हो गए? प्रीमोलर। इनको कहा जाता है कि हिंदी में कहा जाता है क्या? चवर्णक। लेकिन ये अगले चवर्णक है, इसीलिए इनको कहा जाता है अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक को कहा जाता है क्या? प्रीमोलर। अब प्रीमोलर 2 इधर 2 इधर, तो 4 हो गए। अब 2 ऊपर है, मतलब 4 ऊपर है, तो टोटल 8 हो गए। ठीक है, तो अग्र चवर्णकों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब जो अग्र चवर्णक हो गए, इनका क्या काम? अग्र चवर्णकों का काम होता है भोजन को बारीक करना। मतलब यहाँ से आपने जो भी किया, भोजन पीछे जाएगा, बारीक होगा, तो भोजन को बारीक करने का काम, पीसने का काम करते हैं क्या? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक के बाद जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कहा जाता है क्या? फर्स्ट चवर्णक। या फिर इनको कहा जाता है फर्स्ट चवर्णक, या फिर कहा जाता है क्या? मूलर। ठीक है, तो इनको कहा जाता है हिंदी में फर्स्ट चवर्णक, या फिर कहा जाता है क्या? मूलर। अब ये जो फर्स्ट चवर्णक दांत होते हैं, इन दांतों के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनके आने का जो समय है ये 18 से लेकर 25 वर्ष की आयु में ये दांत मानव शरीर के अंदर आते हैं। ठीक है, इसीलिए और इनका एक उपनाम भी है, जैसे कृंतक का उपनाम है स्माइली टीथ, क्योंकि हंसते हैं तो सबसे पहले दांत ही दिखते हैं।
इसलिए इनका नाम है स्माइली टीथ। ये वाले जो है पश्चवर्णक, इनको अपशिष्ट अंग कहते हैं। इनको अगर निकाल के भी फेंक दें तो भी इनसे कोई काम हमारा नहीं रुकता। तो ये अवशेषी क्या माने जाते हैं, अंग के उदाहरण हैं। बच्चों में ये वाले नहीं होते। मनुष्य में ये दांत 18 से 25 साल की उम्र में आना स्टार्ट होते हैं। इसको अक्कल दाढ़ भी कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि इसका अक्कल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष का तो वो भी होगा जो 1 नंबर का डबल है, समझे। वो भी 18 वर्ष का होगा, तो जब 25-30 का होगा तो अक्ल दाढ़ तो उसकी भी आ गई होगी। लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं, गूगल कहते हो बाबा अकल तो आएगी नहीं, तो इसके आने से अकल मकल का कोई लेना देना नहीं है। केवल इसीलिए अकल दाढ़ इसको कही जाती है कि इस उम्र में जाके बच्चा परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, चीजों को समझने लगता है। और अब तो 1-2 साल में समझने लगे, ठीक है, 4-5 साल का बड़ा बहुत चीजें समझने लगता है। तो ये उस समय की बात है जब बच्चे 18 साल में समझना शुरू करते थे। तो इसलिए इसको बोला जाता है क्या, पश्चवर्णक या फिर अक्कल दाढ़, ठीक है। तो ये आप देखो कितने प्रकार के दांत हो गए मानव में, 4। और अगर कुल जोड़े तो पश्चवर्णक जो होते हैं इनकी संख्या निचली तो होती है 6 और ऊपर तो टोटल कितनी हो गई, 12। अब मेरा तो बड़ा खराब है, जोड़ लेना 12 ये 4 ये 8 ये टोटल कितने हो गए, 25। तो एक वयस्क मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। अब अगर वो सब अलग अलग नामों से है, इसीलिए कहा जाता है कि मानव कैसा है, विषमदंती है। मतलब अलग अलग कामों के लिए अलग अलग क्या है, दांत है, इसीलिए मानव क्या है, विषमदंती है। तो ये बात हो गई दांतों की, ठीक है, कि दांत कितने प्रकार के हैं, कौन से दांत किस काम में आते हैं। अब एक सूत्र होता है कि इसको बीच में से मान लें कि इसको इस तरीके से काट दिया, तो जब अब 2 जबड़े गिन रहे थे अब 4 जबड़े गिनेंगे। तो एक सूत्र होता है कितना, 2 1 2 0 और 2 1 2 3। ये वाला सूत्र होता है बच्चों का और ये वाला सूत्र होता है वयस्कों का, ठीक है। तो अब ये है क्या, ये पहले वाले जो पहला वाला 2 है ये इंसाइजर को डिनोट कर रहा है, यानी कृंतक को। दूसरा वाला जो 1 है ये कैनाइन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी सी को। तीसरा वाला जो है ये किसको कर रहा है, प्री मोलर को कर रहा है, और ये किसको कर रहा है, मोलर को कर रहा है। अब इसका मतलब ये होगा कि बच्चों में हो चाहे वयस्कों में हो, जहां हमने यहाँ गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 किया, क्योंकि जबड़े 2 थे। अब यहाँ पर इन सबको जोड़ लें तो संख्या कितनी आ रही है, कितना जरा 5। और अब जबड़े जब हमने 1 में से भी 2 कर दिए तो जबड़े कितने हो गए, 4। और 5 गुणा 4 यानी बच्चों में संख्या कितनी होगी, 20। और अगर हम इसको जोड़े तो ये संख्या आती है 8, और जबड़े अगर हमने 1 में से 2 किए तो 4, तो कुल मिला की संख्या हो गई 32। अब ये वाला जो दांत है यहाँ पर ये 0 इसलिए लिखा है क्योंकि ये बच्चों में होते नहीं है। तो ये एक सूत्र है क्या निकालने का, बच्चों में संख्या और पुरुष में। हालांकि ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, केवल अगर आ जाए कभी तो ये पहला इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए। तो ये तो बात हुई किसकी, द्विबार दंती विषमदंती। अब हम बात करते हैं दांतों के बारे में कुछ, ये कि दांत कहलाता क्या है, दांत के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो देखो मान रहे अपन की ये क्या है, दांत है, ठीक, ये क्या है, दांत है। अब दांत को 2 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। एक तो दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों के नीचे है, और एक दांत का वो हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर है। जो मसूड़ों के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहा जाता है क्या, क्राउन। क्या कहा जाता है, क्राउन का मतलब मुकुट, इसकी संरचना मुकुट जैसी है इसलिए मुकुट। और निचला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है क्या, रूट। तो दांत को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक हिस्सा कहलाता है क्राउन, एक हिस्सा कहलाता है रूट। अब दांत के ऊपर जो व्हाइट जो हमें दिखता है, लेयर दिखती है, सफेद लेयर क्राउन के ऊपर, उसको कहा जाता है एनामेल। उसको क्या कहा जाता है, एनामेल। एनामेल में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम क्या होता है, मतलब इसमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाता है किसमें, क्या नाम से, एनामेल में, ठीक है। और एनामेल क्या है, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग है,
ठीक है। तो एनामेल, दांत का एनामेल सबसे मजबूत परत है और जो व्हाइट व्हाइट दिखती है उसी को कहा जाता है क्या, एनामेल। ठीक है, तो ये एनामेल है। अब ये एनामेल दांत का कौन सा हिस्सा है जो सफेद सफेद है, और एनामेल के नीचे एक और लेयर होती है, इसको कहा जाता है क्या, मान लो ये एक और लेयर है, साथ साथ तो मैं नहीं बना पाऊंगा भैया, थोड़ा भावनाओं को समझ जाना। एक और लेयर होती है जिसको कहा जाता है डेंटिन। इसको क्या कहा जाता है, डेंटिन। तो देखो एक निचले वाली लेयर होती है जिसको कहा जाता है क्या, डेंटिन। डेंटिन जो होती है, ये डेंटिन खोखली होती है, मजबूत नहीं होती। तो ये डेंटिन जहां पाई जाती है वो एनामेल के नीचे वाली जो परत होती है वो डेंटिन होती है, और डेंटिन का रंग होता है पीला। डेंटिन का रंग कैसा होता है, पीला, और एनामेल का रंग कैसा होता है, सफेद। ठीक है, और दांत का ऊपरी हिस्सा ही है जो क्या कहलाता है, एनामेल कहलाता है, और ये सबसे मजबूत क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, तो दांत के बारे में ये बात है कि एनामेल क्या है और डेंटिन क्या है। डेंटिन का रंग पीला है, एनामेल का रंग कैसा है, सफेद है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके बारे में, दांतों के बारे में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं किसकी, जीवा की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जीवा की। तो देखो जीवा का क्या काम है, ये दांत समझ आ गए। जीवा में अभी हम केवल स्वाद की चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हम पाचन की चर्चा नहीं करेंगे, सलाइवा एलाइवा जो है उसको हम पढ़ेंगे किसमें, पाचन ग्रंथियों में। तो देखो अब फिर से एक हमारे पास है क्या, जीवा। अब देखो इस जीवा में एक जीवा है और इस जीवा को बोला जाता है कि ये स्वाद ग्रंथि है। अब स्वाद कितने प्रकार के हम लेते हैं, तो देखो स्वाद हम खट्टा भी लेते हैं, स्वाद हम नमकीन भी लेते हैं, स्वाद हम मीठा भी लेते हैं, स्वाद हम कड़वा भी लेते हैं, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, ये स्वाद। अब ये सारे स्वाद हमें कहाँ से मिलते हैं, जीभ से मिलते हैं। ठीक है, तो जीभ पर 4 प्रकार की क्या पाई जाती है, 4 भागों में जीभ की स्वाद इंद्रियां बटी होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अगला जो हिस्सा होता है जीवा का, ये वाला हिस्सा ये होता है मीठा स्वाद देने वाला। बगल वाला जो हिस्सा होता है ये कैसा होता है, खट्टा देता है एक तो। ठीक है, ये है पहले नमकीन, और किसी का बगल वाला पिछला हिस्सा ये क्या देता है, खट्टा, और सबसे पीछे क्या होता है, तो जीवा में यहाँ क्या होती है, ये स्वाद कणिकाएं होती हैं, मतलब अगला हिस्सा मीठा, इससे बगल वाला ये नमकीन, और पीछे वाला ये खट्टा, और सबसे पीछे कड़वा। तो 4 स्वाद, मतलब जीवा में 4 स्वाद हमें क्या होते हैं, महसूस होते हैं। अब ये स्वाद के लिए क्या होता है कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो सीधा वो क्या होता है, जब रासायनिक क्रिया होती है शरीर के अंदर, मुंह के अंदर, तो फिर वो क्या होता है, पूरे जीभ पर फैल जाता है, और फिर वो सीधा इंडिकेट मिलता है किसको, मस्तिष्क को। मस्तिष्क पहचानता है कि ये मीठा है या ये खट्टा है। ठीक है, अब अगर किसी की जीवा को स्वाद चला गया है तो इसका मतलब है कि अगर इसके ऊपर लेयर जम जाती है, किसके ऊपर, जीवा के ऊपर। जैसे कई लोग ऐसे बिना होते हैं जो लोग जीभ ही नहीं करते, समझे हो, और जीभ ही ना करने से क्या होता है कि व्हाइट जीभ हो जाती है, और व्हाइट अब वो सुबह तो लगती है व्हाइट, तो सुबह जो लोग नहीं करते उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, महसूस ही नहीं होता है कुछ हो भी रहा है। लेकिन जीभ जो लोग रोज करते हैं उनकी जीभ हमेशा लाल रहेगी, कहने का मतलब ये। और नहीं तो किसी की जीवा, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो पहले जीभ निकलवा के देखता है कि जीभ में क्या है। जीभ, अगर आपका पेट खराब है तो जीभ को देख के भी अंदाजा लगा लिया जाता है कि पेट में पाचन क्रिया गड़बड़ है, क्योंकि जिसको भी कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर जिसको कब्ज होती है उसकी जीभ पर लेयर जम जाती है कि डॉक्टर कह रहा है जीभ दबाओ, पेट तो खराब नहीं है, गड़बड़ तो, क्योंकि जीभ ये बता देती है। तो जब कब्ज की स्थिति बनती है तो जीवा के ऊपर एक लेयर आ जाती है और उस लेयर से स्वाद का पता नहीं चलता। ठीक है, लेकिन अगर आप रोज जीभ कर रहे हैं तो स्वाद का पता यहाँ से हमें आसानी से चलता है। तो ये है किसके बारे में, जीवा के बारे में। और दूसरा काम जीवा का क्या होता है, तो मैंने कहा खाने को उलट पुलट करने का काम भी कौन करती है, जीवा करती है। अगर जीवा नहीं होगी तो आप जो भी खाओगे वो उलट पुलट नहीं होगा, और जब आपके मुंह में खाना उलट पुलट नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं, है ना, बिना सीमेंट मिली गिट्टी आपकी घर पे डर जाए
बराबर हो जाएगा, उसके लिए मिक्सर तो चाहिए। तो मिक्सर होगा तभी तो गिट्टी, पानी, बजरी, सीमेंट सब मिलेगा, नहीं तो फिर गिट्टी अलग होगी और पानी अलग होगा। तो ये मिक्सर का काम करती है कि क्या जीवा, और स्वाद भी दिलाती है क्या जीवा। ठीक है, तो ये काम है किसका, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं, आगे बढ़ू, ठीक है तू बढ़ जाए, बता देना, नहीं तो फिर वही उल्टी तो बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने केवल ये देख लिया कि भाई किस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब हम जो दूसरी चर्चा कर रहे हैं वो हम करेंगे किसकी, पाचन। तो पाचन को समझने से पहले हमें पाचन अंगों से परिचित होना होगा। अब हम पाचन पढ़ेंगे और पाचन में देखेंगे कैसे कैसे चीजें होती है, इसी के अंदर हमें ध्यान देना है। ठीक, ऐसे बता दूं।